बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जी व्हाट हैपेंड इन सीरिया, कि शाम के अंदर क्या हो रहा है वहां पे, ग्लोबल प्लेयर्स इन सीरिया और कौन कौन से ग्लोबल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं वहां पे, ठीक है, और व्हाट नेक्स्ट, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे वहां पे क्या होने जा रहा है, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर इसका या दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या असर जो है वो पॉसिबल असर हो सकता है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई जो शाम है वहां पे जो हुकूमत है उसका तख्ता उलट दिया गया। और अब यहां पे पाकिस्तान में जो डिबेट हो रही है वो हो रही है हमेशा की तरह शिया और सुन्नी की डिबेट। जियो पॉलिटिक्स को जाने बिना यहाँ पे यही बात हो रही है कि भाई पहले जो है वो शिया गवर्नमेंट थी तो अब जो है वो सुन्नी गवर्नमेंट आ गई है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह से एक डिबेट जो है वो लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये जोलानी साहब है, मोहम्मद जोलानी साहब, जो अभी इस टाइम पे जिन्होंने जो है वो कब्जा किया वहां पे और एक नई गवर्नमेंट की बुनियाद रखी है। और ये बशार अल असद साहब हैं जो प्यूटन साहब के पास रशिया जो है वो भाग गए हैं इस टाइम पे, वहां पे जो है पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने जो है वो ले लिया है और पिछले 24 साल से इनकी हुकूमत थी। तो इन सब हालात को यहां पे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो है वो शाम के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अब देखिए इस टाइम पे हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो असद फैमिली है इसने 50 साल से, पिछले 50 साल से यानी कि शाम के ऊपर हुकूमत कर रही थी, ठीक है। पहले 30 साल तक असद के वालिद साहब जो बशार अल असद साहब के वारिस साहब हाफिज असद साहब ने हुकूमत की। एक मार्शल लॉ के नतीजे के तौर पे 1970s में उनकी हुकूमत बनी और तकरीबन 2000 तक अपनी डेथ तक वो रहे। और उसके बाद पिछले 24 साल जो है वो बशार अल असद साहब को भी हो चुके हैं 2000 से लेके, ठीक है। और एक 50 साल इक़्तिदार यानी कि आप कह लें कि इनका रहा है और अलवी शिया जो है फैमिली से इनका ताल्लुक है बेसिकली। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाम के हालात में जो टर्निंग पॉइंट है वो कब आया, वो आया 2011 के अंदर। 2011 में वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर क्यों स्टार्ट हो गई? क्योंकि जो प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग्स थी, यानी वो पार्टीज जो ये चाहती थी कि अब इस जो मार्शल लॉ है, डिक्टेटरशिप है, इसको खत्म किया जाए और वहां पे जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए, तो उनको क्रश करने की कोशिश की गई और एक सिविल वॉर वहां पे स्टार्ट हो गई। अब ये सिविल वॉर आप ये कह लेंगे 2011 से 2020 तक तो बहुत ही शदीद जो है जारी रही। अभी भी सिविल वॉर लगी हुई है, लेकिन इन जो है वो 9 सालों के अंदर 2020 तक बहुत शदीद किस्म की सिविल वॉर रही है वहां पे, जिसके नतीजे के तौर पे जो है अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 5 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। जी हां, 5 लाख लोग जो है वहां पे मारे गए हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग आप ये कह सकते हैं, या 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए। और उसके नतीजे के तौर पे वो कोई यूरोप गया, कोई कहां गया, तो एक जो माइग्रेशंस हैं, जो इंटरनेशनल माइग्रेशंस हैं, उनका एक मसला जो है पैदा हुआ। तो ये 2011 से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ बदमनी का शाम के अंदर, जो अभी हम देख रहे हैं कि या तो मजीद तेज होगा या खत्म हो जाएगा। और अभी जिस ग्रुप ने, बहुत सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स वहां पे जो है वो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, सुन्नी मुजाहिदीन ग्रुप्स, तो उनमें से जो ग्रुप है हायत तहरीर अल शाम जो है, ठीक है, इसका अल नसर पुराना नाम था जो 2011 में रखा गया था, बाद में चेंज कर दिया गया। तो ये जो HTS है बेसिकली, ये HTS इसने, इसका जो होल्ड था वो था नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के ऊपर। तो इसने पूरी सीरिया पे जो है पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है जल्दी से मूव करके पूरे सीरिया पे जो है ये शाम पे कब्जा किया। तो ये ग्रुप इस टाइम पे मेन लीडिंग ग्रुप है जो रशिया की नई गवर्नमेंट को देख रहा है। अब हम देखते हैं ये जो रिबेल्स हैं, ये जो बागी ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जो वेस्ट की साइड पे इनका कंट्रोल तो था ही, और इस ग्रुप को, ये जो हायत तहरीर अल शाम है, इसको तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा था, हम ये देखते हैं, ठीक है। साथ में जो शाम की जो फोर्सेज है, डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, उनको भी तुर्की सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे में इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था एक एरिया के अंदर, वेस्ट के एरिया के अंदर। तो वहां पे इन्होंने पहले हमा के ऊपर जो है कब्जा किया, और हमा के ऊपर जब कब्जा हुआ तो एक बहुत ज्यादा गूंज आपने सुनी। 5 दिसंबर को जो है वो हमा के ऊपर कब्जा हुआ 2024 को, ठीक है। और आपने सुना होगा कि भाई अचानक से जो है शाम के हालात बदलना शुरू हो गए, वहां से ट्रंप साहब का भी जो है वो ट्वीट आ गया और चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अलेप्पो, हलब के ऊपर भी कब्जा किया, और ऐसे में जो है वो फिर दमिश्क की तरफ उन्होंने मूव किया जो उनका कैपिटल था, और एक कब्जा हो गया 3 दिनों के अंदर अंदर, 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में, ठीक है। क्योंकि 27 से एक स्टार्ट हुआ था एक सिलसिला 27 नवंबर से। उसके बाद हमें खबर मिलती है जी 15 दिसंबर को कि रशिया जो है वो अनाउंस कर देता है, ठीक है जी,
کہ بھائی جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ یہ جو اسد صاحب ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسد صاحب ان کے پاس پہنچ گئے 5 دسمبر جو ہے۔ تو اس کے بعد یہ 8 تاریخ کو وہاں پہ جب قبضہ ہو گیا 8 دسمبر 2024 کو، تو اسد صاحب یہاں سے جہاز پہ بیٹھے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جہاز کا یہ غائب ہو گیا، پھر بعد میں پتا چلا کہ بھائی جو ہے جہاز رشیا پہنچ چکا ہے، انہیں پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے جنہوں نے کنٹرول سنبھال لیا جس گروپ نے، وہ HTS کا گروپ ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی صاحب، ٹھیک ہے، یہ اب جو ہے انہوں نے یہاں پہ کنٹرول سنبھالا، انہوں نے مساجد اوپن کی، جیلیں کھول دی، اور اب ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ بھئی بہت اچھا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شیعہ گورنمنٹ ختم کر دی، یہ کہا جا رہا ہے فی الحال شیعہ سنی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو۔ دوسری سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب کے لیے ہیں، اب یہ جو فیوچر ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں، اور ہم جو ہے وہ آگے سے مل کے بلڈ کریں گے۔ تو یہ فی الحال کے حالات ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو سیریا جو ہے، شام یعنی جو اس کا جو میپ ہے وہ سمجھنا ہوگا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہانی کیا چل رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شام میں آپ دیکھیں گے تو 3 بڑے آپ کو کنٹرول نظر آئیں گے، 3 ایریاز میں شام آپ کو تقسیم نظر آئے گا۔ آپ کو سمجھ لیں، یہ جو ریڈ کلر ہے جو آپ کو سب سے بڑا دکھائی دے رہا ہے، جس کے اندر دمشق یعنی موجود ہے، جو ان کا کیپٹل ہے، تو یہ ریڈ کلر جو ہے یہ حکومت کے کنٹرول میں تھا، یعنی کہ اسد گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو گرین ہے یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ کرد کنٹرول میں ہے۔ اب یہ جو کرد ہیں ان کا ضرور سمجھیے گا، یہ کرد بیسیکلی وہ ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی نسل سے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ شام کا یہ حصہ، ٹھیک ہے، اور ترکی کا یہ حصہ، یہ دونوں ایریاز مل کے ایک آزاد ریاست بننی چاہیے کردستان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کردستان کے لیے یہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے۔ تو یہ ترکی کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ ترکی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ یاد رکھیے گا جیسے پاکستان نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، یا پاکستان کی ہی وجہ سے طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی افغانستان کے اندر، بالکل اسی طرح سے ترکی کی ہی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے بشار الاسد صاحب کی، یہ کہا جا رہا ہے، اور مین پلیئر یہاں پہ ترکی ہی ہے۔ تو اب یہ جو کرد ہیں یہ ترکی کے خلاف بھی ہیں، تو ترکی خود پچھلے 20-25 سال سے، پچھلے 10-15 سال سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے ان کے خلاف، اور ایئر سٹرائکس کر رہا ہے، اور یہاں پہ اس کے آپریشنز چل رہے ہیں، اور علیحدگی پسندوں کو وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ میں یہ جو شام کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ہیں، شیعہ گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہے وہاں پہ۔ یہ 2 تقسیمیں ہو گئی۔ تیسرا، اس ایریا کے اندر اگر آپ دیکھیں، یہ جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے ادلیب کا جو ایریا ہے اور الیپو کا جو ایریا ہے، بیسیکلی یہ جو پروونسز ہیں یہ کنٹرول میں تھے کس کے جی؟ باغیوں کے، یا آپ انہیں سمپلی کہہ دیں مجاہدین کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجاہدین کے کنٹرول میں تھے بیسیکلی، اور اب یہاں سے جو مجاہدین کے کنٹرول میں تھے نا، انہوں نے یہاں پہ HTM جو ہے انہوں نے یہاں سے مارچ کیا، پہلے ادلیب کو قبضہ کیا، اس کے بعد الیپو کے اوپر ہوا، اس کے بعد ہما یہاں پہنچے، حمص کے اوپر پہنچے، تو یہاں سے بہت زیادہ شور شرابہ شروع ہو گیا کہ بھئی حمص تک پہنچ چکے ہیں، پھر حمص سے کرتے کرتے دمشق جو ہے یہ پہنچے ہیں، اور اس طرح سے پورے اب اس ٹائم پہ یہاں پہ ان کی کنٹرول ہے۔ یہ ایریا کو کہ ابھی بھی کردوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی ریاست کو، کیونکہ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا، تو اب حکومت چینج ہو چکی ہے، تو اب جس گروپ کے پاس جتنا حصہ آتا ہے وہ کوشش کرے گا وہاں پہ اپنا ہولڈ بنا لے، سمجھ گئے ہیں۔ تو بشار الاسد صاحب کے سیریا سے یہ جو سیریا بھی بننے جا رہا ہے ایکسپرٹس کے نزدیک یہ زیادہ خطرناک سیریا بننے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر ایک کوئی اتھارٹیٹیو کنٹرول ضرور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہاں پہ جو ایٹامک ویپنز یا باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں لگیں گی، اور کافی چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ شام کے حالات ہیں، یعنی شام 3 حصوں میں بیسیکلی تقسیم ہے۔ ایک جو شام پہلے تقسیم تھا، اب 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ایک سائڈ پہ کرد فورسز ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی مجاہدین کی فورسز ہیں جن کو ترکی نے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اب شام کی جو حکومت تھی بشار الاسد صاحب کی، اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ تو شام کی جو گورنمنٹ ہے جی اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ایران کی وجہ سے ہی رشیا اسے سپورٹ کر رہا تھا۔ رشیا کے بہت پرانے تعلقات ہیں شام کے ساتھ، اور ایران ظاہری بات ہے شیعہ گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے حزب اللہ کے تھرو جو ہے یہاں پہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہا تھا، عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی۔ سو ایران جو ہے یہاں پہ مین پلیئر تھا، اور دوسری سائڈ پہ رشیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ٹرکی جو ہے وہ بھی یہاں پہ سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ حالات یہاں پہ چل رہے تھے، یہ اس کا میپ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ دا ٹیک اوور انفولڈ۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ اچانک سے کیا ہوا، کہ یہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ چینج ہو گئی اچانک سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو پچھلے 4 سال سے یہ کہا جا رہا تھا وہاں پہ جو سول وار تھی جو 2011 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور 2020 تک یہ کافی شدید رہی، پھر 2019 میں جو ہے
यहाँ पे एक सीज फायर हो गया टर्की की मदद से, ठीक है, जिसकी वजह से जो अदलीब का एरिया है यहाँ पे जो है सीज फायर हुआ और इनको पनपने का मुजाहिदीन को मौका मिला और बशार अल-असद गवर्नमेंट वहीं पर रुक गए। तो बेसिकली सिविल वॉर पिछले 4 साल से जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रही थी, और इस वजह से हुआ क्या कि तीनों एरियाज जो तकसीम किए हुए थे, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कुर्द कंट्रोल में और बाकियों के कंट्रोल में, उनका बस ठीक है जैसे है वैसे उस स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में मुख्तलिफ फोर्सेज इनको सपोर्ट करती रही। अब जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो बशर अल-असद साहब की गवर्नमेंट थी उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था और रशिया सपोर्ट कर रहा था, साथ में बागियों के अगेंस्ट में बागियों को तुर्की सपोर्ट कर रहा था, दूसरी साइड पे यूएस सपोर्ट कर रहा था, और कुर्द जो है उनको भी तुर्की की कहीं ना कहीं सपोर्ट थी, और साथ में वो कुर्द जो उनके खिलाफ थे उनके खिलाफ भी लड़ा जा रहा था। तो एक काफी कॉम्प्लेक्स जो है वो हालात वहां पे मौजूद थे। तो अब अचानक से गवर्नमेंट क्यों गई, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हिजबुल्लाह का जो हाथ यानी ईरान का जो सपोर्ट थी वो कम हो गई थी। उसका रीजन कि ईरान सपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह के थ्रू, और हिजबुल्लाह खुद लेबनान के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम पे मुश्किल कंडीशन के अंदर है, और दूसरा रशिया भी उस टाइम पे मुश्किल कंडीशन के अंदर है, जिस वजह से जो है एक थोड़ा लूज कंट्रोल मिला, ठीक है, ऐसे में उन्होंने फायदा उठाया। तो जो बागी थे उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अलेपो के ऊपर और अदलीब के ऊपर जो है वो कब्जा किया, यहाँ पे अपने आप को मजीद स्ट्रांग किया इन 4 सालों के अंदर, और 4 सालों के अंदर फिर उन्होंने जब देखा कि अब स्ट्रांग हो गए हैं तो उन्होंने अचानक से जो है वो एक हमला कर दिया, ठीक है। और 27 नवंबर 2024 को ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया, ठीक है, और अचानक से फिर जो एक सरप्राइज जो है अटैक स्टार्ट किया, जिसको कहा जाता है कि भाई तुर्की की हिमायत हासिल थी, ये कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो है वो 5 दिसंबर को ये हमस जो है उसको इन्होंने फतह किया, उसके बाद जो है वो 8 को इन्होंने दमिश्क में पहुंच गए और फिर वहां से भगा दिया। तो ये सिलसिला हुआ। अब जो टर्किश बैक रिबेल्स थे, ये बेसिकली तुर्की इनको सालों से ट्रेन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे हुकूमत के मुकाबले में। इसलिए इनको दूसरा जो है हमने देखा कि यहाँ पे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की भी इनको सपोर्ट रही, गो के बाद में उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है खत्म कर दी थी। उन्होंने सपोर्ट किया, जो यूएस है उसने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट किया, और इसको ओपनली जो है वो तुर्की सपोर्ट करता है, ठीक है। तुर्की जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं ये लिबरल हैं बेसिकली, याद रखिएगा, तो इनको सपोर्ट करता है वहां पे। अब ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है ये बदनाम जमाना जेल की है तुर्की के अंदर, शाम के अंदर सॉरी, जो ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने पिछले 10-15 साल से सूरज भी नहीं देखा, इतने मजालिम उनके ऊपर ढाए गए, और जो लोग पकड़े गए जो हुकूमत मुखालिफ थे, ठीक है, किसी भी लेवल के वो लोग थे, उनको यहां पकड़ा गया और उन्हें यहां पे कैद किया गया, इनको फिर आजाद किया गया। तो असद गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली जितने भी जो बागी थे उनको क्रश करने के ऊपर बिलीव करती थी, डायलॉग्स के ऊपर बिलीव नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद अचानक से आपने देखा कि हालात जो है वो बदलना स्टार्ट हो गए, और ये जो जेल है इसके कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। और फिर कहा जाता है जो मसाजिद भी पिछले 10-12 साल से बंद थी, जो सुन्नियों की मसाजिद थी, वहां पर उनको ओपन किया गया, अजानें दी गई और एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी आप देख लें 2 तरह की राय जो है, या राय तकसीम है शिया सुन्नी के ऊपर कि भाई अच्छा हुआ, और कुछ कह रहे हैं बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन वहां पे जियोपॉलिटिक्स डिफरेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हैथ तहरीर अल शाम, कि ये जो तहरीर अल शाम है HTS जो है इसने कैसे अचानक से कब्जा कर लिया, ये कौन है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली जो इस्लामिक ग्रुप है, ये जो तहरीर अल हयात अल शाम है, ये एक इस्लामिक मुजाहिदीन का ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको पता हो इसकी बुनियाद रखी गई 2011 और 12 में, और इसको सबसे पहले अल नसारा फ्रंट के नाम से जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई, और ये माना जाता है कि ये IS की ही एक ब्रांच थी, क्योंकि जो IS है जिसको अब कहा जाता है ISIS, वो क्या ISIS कहते हैं, या आप इसे सादे अल्फाज में दाइश कह ले, ठीक है, जो कि खिलाफत कायम करना चाहती है बकर बगदादी के जरिए असर के भाई हम शाम में और इराक में खिलाफत कायम करेंगे, सुन्नी खिलाफत, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो दाइश है ये इराक के अंदर भी शिया गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है, और यहां पे लड़ने के लिए उन्होंने यानी शाम के अंदर लड़ने के लिए अल नसारा फ्रंट जो है उसका सहारा लिया और अपने आप को एक्सपेंड किया कि भाई यहां पे हम इसके साथ करेंगे। वो कि काफी सख्त कटर किस्म के आप देखते हैं, जिनको नहीं मानते उनके गले काट देते हैं, और बहुत सख्त किस्म की इनकी आइडियोलॉजी है, या इनके बारे में ये राय भी है कि शायद ये मुसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसी का एक विंग बनाया हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। तो अल नसारा के नाम से एक बुनियाद इसकी रखी गई, क्योंकि जो इसके लीडर हैं, ठीक है जी,
تو جو جیلانی صاحب ہیں اب بیسیکلی وہ یہاں پہ پہلے ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں انہی کے ساتھ، یعنی کہ عبداللہ بغدادی کے ساتھ جو ان کی بات چیت بھی تھی، تو انہی کے تھرو انہوں نے ایک برانچ یہاں پہ سٹارٹ کی۔ یہ جو النصارہ فرنٹ ہے اس نے پھر کیا کیا جی، اپنے تعلقات القاعدہ کے ساتھ بھی رکھے، ٹھیک ہے۔ اب جب القاعدہ کے ساتھ اور آئی ایس کے ساتھ رکھے تو پہلے آئی ایس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انہوں نے ختم کیا کیونکہ وہ آرتھوڈاکس تھے، سخت قسم کے تھے۔ اسی طرح سے القاعدہ کے اوپر امریکہ کی پابندیاں تھیں، جبکہ ان کو یہ پتا تھا کہ امریکہ کی پابندیاں اگر ہوں گی تو ہم کبھی بھی شام کے اندر حکومت نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے القاعدہ سے بھی جو ہے وہ دوری اختیار کی اور اپنی ایک الگ پہچان 2016 کے بعد سے بنانے کی کوشش کی، جس میں یہ تقریباً کامیاب نہیں ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، کامیاب نہیں ہو سکے اپنی الگ پہچان بنانے میں، کیونکہ ابھی بھی انہیں امریکہ یا یو کے جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ القاعدہ کی ہی برانچ ہے، اور یہ بظاہری جو ہے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی تقسیم کی ہوئی اپنا نام چینج کر دیا۔ تو ان کی جو جہادسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ کافی شدید قسم کی تھی آئی ایس کی، اور جو ہے وہ القاعدہ کی اس وجہ سے ان سے الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2016 کے بعد اپنا ایک جو ہے وہ نیا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور 2017 میں نئے نام کے ساتھ حائط تحریر الشمس کے نام سے آئے، شام کے نام سے آئے، یہ جن کے لیڈر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کیا۔ لیکن پھر بھی یو ایس، یو این اور یو کے جو ہے انہوں نے ان کے اوپر انعام رکھا ہوا ہے۔ ابو محمد الجولانی جو ہے، یہ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ جو جولانی صاحب ہیں ان کے اوپر $10 ملین کا ریوارڈ ہے کہ بھئی جو ان کو مارے گا، پتہ بتائے گا، ان کے اوپر اتنا ریوارڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ان کو بھی ایکسیپٹنس نہیں ملے گی طالبان کی طرح۔ یاد رکھیے گا، جیسے طالبان کرائسس میں ہیں اور وہ دنیا سے آئسولیٹ ہے، ویسے ہی اب شام بھی آئسولیٹ ہوگا اور ان کے اوپر بھی حالات مشکل ہوں گے، اور وہاں پہ علیحدگی پسند گروپ مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے اور وہاں پہ حالات مستحکم نہیں ہوں گے ایکسپرٹس کے مطابق۔ اچھا، اب یہ جو ایچ ٹی ایس ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پہلے کہاں پہ جی، ادلیب کے اندر، اس پروونس کے اندر اور حلب کے اندر اپنے آپ کو سٹرونگ کیا، اور وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے اپنے آپ کو القاعدہ سے اور آئی ایس سے سیپریٹ کیا، اور وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنائی، سیریان سالویشن گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، ایک بنائی کہ بھائی یہی نجات دہندہ گورنمنٹ ہوگی۔ بیسیکلی یہ جو ایریاز آپ کو میپ پہ دکھائی دے رہے ہیں، اس ایریا کے اندر انہوں نے اپنی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو یہاں پہ سٹرونگ کرتے رہے۔ تو اس طرح سے اچانک سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ Why did the rebel succeed؟ اب سوال یہ ہے کہ جو باغی ہیں یہ کس طرح سے کامیاب ہوگی ایک دم سے۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ سب سے پہلی بات انہوں نے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا یہاں پہ، اور پچھلے 4 سال میں کافی زیادہ سٹرونگ کیا۔ دوسرا، یہاں پہ 2020 میں جو ہے وہ ترکی اور رشیا کی مدد سے یہاں پہ کیا ہوا جی، سیز فائر ہو گیا۔ اب یہ جو دماسکس ہے یا جو اسد گورنمنٹ تھی، یہ چاہتی تھی کہ بھئی وہ ان ایریاز کے اوپر دوبارہ سے کنٹرول حاصل کرے، لیکن یہاں پہ ترکی نے جو ہے وہ ایک گیم کھیلی، آپ یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ ان کو بچانے کے لیے رشیا کے ساتھ مل کے کہ بھئی ہم امن چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ سیز فائر کروا دیا، اور سیز فائر کے نتیجے کے طور پہ یہ گورنمنٹ جہاں موجود تھی وہ وہیں رہی، وہ گورنمنٹ وہاں موجود رہی۔ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا، ان کی ٹریننگ ترکی کرتا رہا، وہاں پہ ان کو پیسے دیتا رہا، ٹھیک ہے، سب کچھ سلسلہ ہوتا رہا، اور ایسے میں یہ سلسلہ ہوا۔ دوسری سائڈ پہ جو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، اچانک سے یہ اس لیے ہوا کہ لبنان کے اندر کافی زیادہ حزب اللہ جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے نقصان ہو چکا ہے، اور لبنان کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ اموات جو ہے وہ ہو چکی ہیں، وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے ایک موقع تھا کہ بھئی کسی طرح سے، کیونکہ اسرائیل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو حزب اللہ کی سپورٹ کی گورنمنٹس ہیں یا ایران کی سپورٹ کی گورنمنٹس ان کو ختم کیا جائے، تو ایک موقع ملا۔ اب اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی جو کی پلیئرز ہیں اس رشیا کے اندر وہ کون کون سے ہیں، سوری جو شام ہے اس کے اندر کی پلیئرز کون کون سے، آپ کو ان کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کی پلیئر یہاں پہ ٹرکی ہے جی۔ اس ٹائم پہ یہ کہا جا رہا ہے جیسے افغانستان کے حالات سے پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایکچولی میں ونر ہے، اور پاکستان کے لیے ڈنڈورا پیٹا گیا کہ بھائی اس نے وہاں پہ یو ایس گورنمنٹ کو شکست دی۔ بالکل ویسے ہی یہاں پہ ٹرکی جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہ ونر ہے، اور ٹرکی جو ہے یہ فائدے میں چلا گیا۔ ایک تو اس کا یہ انٹرسٹ تھا، اگر آپ ترکی کی بات کریں گے تو یہ کرد ایریا کو یہاں پہ سٹرائک یہ کرتا ہی رہتا ہے، اور یہ اس کی انٹرسٹ یہی ہے کہ یہاں پہ بفر زون کریٹ کیا جائے۔ دیکھیے یہ جو ہلکے کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، یہ جو لائٹ کلر کا ہے، یہ یہاں پہ بفر زون کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ بفر زون کا مطلب ہے ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ اور اس کے بیچ میں ایک نیوٹرل ایریا جو کہ بفر زون یا دو روکتا ہے، دو وار جو فورسز ہوتی ہیں ان کو۔ تو یہاں پہ یہ بفر سٹیٹ ایک بنانے کی کوشش جو ہے وہ
टर्की कर रहा है, इसलिए पिछले कई सालों से उसने मुजाहिदीन के ऊपर, या खास करके जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, ठीक है जी, या सीरियन नेशनल आर्मी का जिन्हें नाम दिया गया, अब ये हुकूमत की आर्मी नहीं है, याद रखिएगा, ये रिबेल आर्मी है। तो रिबेल आर्मी जो है उसको सपोर्ट किया इन्होंने, उनको वेपन्स दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, ठीक है। और उसका पर्पस क्या था कि कुर्द लोग जो है उनको यहां पे दबाया जा सके, उनकी आजादी को यहां पे दबाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे में एक बफर जोन वो क्रिएट करना चाहता था, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और दूसरा, जो 2020 में जो टर्की ने सीज फायर करवाया था, उसी का फायदा हासिल किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है जी, हाय तहरीर अल शाम ने, और उसके नतीजे के तौर पे इन्होंने तख्ता पलट दिया। तो सबसे जो मेन प्लेयर है वो तुर्की, और आने वाले दिनों के अंदर जो उनकी पॉलिटिक्स होगी, जैसे हम ये कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्योंकि अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई, आपने देखा पिछले 2 साल के अंदर। लेकिन अगर हम चाहते तो वो चल सकते थे, तो तुर्की के अकॉर्डिंगली आप ये कह लें कि शायद शाम चले, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जी, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई रशिया भी यहां पे जो है की प्लेयर रहा है। तो रशिया क्यों की प्लेयर यहां पे रहा? देखिए, रशिया के एक तो कोल्ड वॉर के टाइम से यहां पे ताल्लुकात है, दूसरा रशिया मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचने के लिए उसे जो है वो यहां पे जरूरत थी इसकी, इसलिए वो सीरिया को सपोर्ट कर रहा था यहां पे कि भाई यहां पे अगर समंदर तक पहुंचना है तो मेरा एक प्लेयर होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया ईरान का दोस्त है, क्योंकि ईरान अमेरिका का दुश्मन है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह चलती है। तो इस वजह से ईरान की दोस्ती में जो है रशिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सीरिया को। तो रशिया ईरान मिलके जो है यहां पे सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा की प्लेयर ये थे, लेकिन अब वो वहां से आउट हो चुके हैं। सो अगर रशिया वहां से आउट हो गया तो अल्टीमेटली आप ये सोच सकते हैं कि इसका मतलब फायदा किसका हुआ होगा? अमेरिका का, कि अमेरिका को डबल फायदा हो गया। तो ईरान की बैक यहां पे टूटी है, दूसरा इजराइल के थ्रू इजराइल को सपोर्ट मिलेगी, वो स्ट्रांग होगा, समझ गया ना, क्योंकि रशिया की तो शिया गवर्नमेंट थी, तो वो तो इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी। तो अब ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस कम है लड़ने के, लेकिन अब देखते हैं क्या बनते हैं। दूसरा, रशिया का मिडिल ईस्ट से सफाया हो गया, तो अमेरिका यहां पे उसको भी फायदा है। अब अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने अपनी पॉलिसीज यहां पे टाइम टू टाइम शिफ्ट की हैं। सबसे पहले रशिया, जो यूएस है, अमेरिका है, उसने जो अपोजिंग जो फोर्सेस थी, जो असद को, बशर अल असद को अपोज कर रही थी, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको जाहिर बात है रशिया सपोर्ट कर रहा था और ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो उनको अमेरिका ने क्या किया जी, अपोजिशन फोर्सेस को सपोर्ट किया। और खास करके जो ब्रूटल, जो 2011 का जो उनके सिविल वॉर स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा जुल्म की इंतहा की गई, तो इस नाम के ऊपर कि भाई वहां पे जमहूरियत आनी चाहिए। आपको पता है जहां पे भी जमहूरियत का नाम आए तो अमेरिका वहां पे अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूरी समझता है। तो कहा कि भाई हम चाहते हैं यहां पे जमहूरियत आए, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। फिर वहां पे हम देखते हैं जी कि उन्होंने आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट जो है, उसके खिलाफ अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने गवर्नमेंट को छोड़ दिया, ठीक है, और आईएस के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया कि भाई ये कट्टर इस्लामी है या ये खिलाफत लाना चाहते हैं, तो यहां पे अगर ये आ गए तो बहुत मुश्किल होगी। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जहां पे यूएस ने जो है वो अपनी एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च की, रशिया भी करता रहा, ये भी करते रहे। और कुर्दिश लीड जो सीरियन फोर्सेस हैं उनको यूएस सपोर्ट करता रहा, जो कि एक्चुअली में तुर्की के अगेंस्ट में थी। और फिर 2019 तक उनके खिलाफ जो है वो यूएस लड़ता रहा। फिर 2019 में उर्दवान साहब को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि भाई अब आप जो है हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप इनके ऊपर स्ट्राइक करना चाहते हैं तो करें। फिर ऐसे में जो है वो तुर्की फ्रंट पे आया और उसने कुर्दों के खिलाफ यहां पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, समझ गए हैं। तो इसका मतलब यहां पे यूएस भी मेन प्लेयर था। लेकिन अब आपने देखा कि एक रिसेंट ट्वीट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, जो सदर अभी बने नहीं है, ठीक है, जो बनने जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अच्छी बात है कि वहां पे बशर अल असद की गवर्नमेंट खत्म होगी, लेकिन हमारा मिडिल ईस्ट की वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो अमेरिका को आइसोलेट रखेंगे मिडिल ईस्ट, और हम उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, जो कि शायद पॉसिबल ना हो इजराइल की वजह से, ठीक है। अब ईरान के इन्फ्लुएंस की बात करें, की प्लेयर ईरान भी वहां पे मौजूद रहा, क्योंकि ईरान जो है उसका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या थी, शिया, ठीक है, कि ईरान जो है वो शिया आइडियोलॉजी को वहां पे इराक के अंदर भी सपोर्ट कर रहा था और शाम के अंदर भी सपोर्ट कर रहा था। इसलिए ईरान ने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया। जैसे तुर्की ने रिबेल फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, वैसे ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सपोर्ट जो है वो असद गवर्नमेंट को ईरान ने दी, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दी। और यहां से फाइटर्स ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, यमन से जो शिया फाइटर्स थे वो लड़ने के लिए गए रिबेल फोर्सेस के खिलाफ, आईएस के खिलाफ, टीएच के खिलाफ, ठीक है जी, इन सब के खिलाफ जो लड़ने के लिए गए। तो बेसिकली ईरान ने बहुत ज्यादा पैसा यहां पे बहाया इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए, रशिया के साथ मिलके भी, लेकिन एट द एंड जो है वो इसे बचा नहीं सका। तो इसका इंटरेस्ट क्या था कि भाई इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, तो यहाँ पे इजराइल जो है वो सबसे मेन प्लेयर हम देखते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। और इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो इजराइल का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर सामने आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस मैप में देखिए तो ये इजराइल है और ये सीरिया है। अब जैसे ही ये मामलात होते हैं, यानी 5 दिसंबर के बाद से, उसके बाद 8 दिसंबर के बाद से, जैसे ही ये जो फोर्सेस हैं ये कब्जा करना स्टार्ट करती हैं शाम के ऊपर, रिबल फोर्सेस, तो वहीं पे इजराइल भी अपने टैंक जो है वो घुसा देता है बॉर्डर एरियाज के अंदर, और ये कहता है कि भाई मैं भी टर्की की तरह एक बफर जोन बनाना चाहता हूं। समझ गए है ना, पहले से ही गोलान हाइट्स जो है उनकी कब्जे में है, जो रशिया का हिस्सा था, सॉरी शाम का। तो अब दोबारा से ये क्या कह रहा है, भाई मैं यहां चाहता हूं एक बफर जोन बने। बफर जोन का मतलब यही है कि भाई शाम में उसे पता है हालात ठीक नहीं होने, या शायद उसने नहीं होने देने, तो वहां पे वॉर लगी रहे, मैं यहां पे अपने आप को सिक्योर रखूं, और बीच में एक ऐसा एरिया हो जिसमें वॉर ना हो। दूसरा, अब उसको ये खतरा है कि अगर लेट सपोज ये मुजाहिदीन जो हैं ये कल को जिहाद का ऐलान कर देते हैं एक स्टेट के तौर पे, तो स्टेट के वेपन्स इनके पास आ जाएंगे और फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हालांकि इनको इन अपोजिशन फोर्सेस को यूएस सपोर्ट करता रहा, तो यूएस सपोर्ट का मतलब इजराइल सपोर्ट है। सो मे बी अब यहां पे दो राय हैं। पहली राय कि ये जो अब हुकूमत आई है वहां पे मुजाहिदीन की, ये नहीं लड़ेगी इजराइल के साथ, क्योंकि इसको अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए, इसलिए यहां पे अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए और एक लेजिटिमेसी के लिए, जैसे तालिबान को लेजिटिमेसी नहीं मिली, तो एक लेजिटिमेसी के लिए कोशिश करेगी कि भाई इनके खिलाफ ना लड़े। तो ऐसे में फिर इनके ऊपर एक प्रेशर भी आएगा कि भाई आप तो इस्लाम के नाम के ऊपर आए थे, तो अब आप लड़ने की बात ही नहीं कर रहे, तो कैसे है? तो इसका मतलब वहां पे जो अपोजिशन फोर्सेस है वो इनके साथ लड़ेंगे, अगर ये इजराइल के साथ नहीं लड़ेंगे। और अगर ये इजराइल के साथ लड़ते हैं तो फिर इनको भी लेजिटिमेसी अमेरिका से नहीं मिलेगी और इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सो हालात ठीक किसी भी कंडीशन में नहीं होने जा रहे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो जो इनके अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है मोहम्मद अल जलाली साहब जो हैं, जो पहले से ही मौजूद थे, वो जाने लगे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई हम ट्रांजिशन टाइम पे काम कर रहे हैं और फिलहाल जो बाकी एरियाज है वहां पे फाइटर्स आपस में लड़ रहे हैं कि ज्यादा कंट्रोल हासिल किया जाए चीना चिप्टी में, ठीक है। वहां पे भी लगा हुआ है, टर्की अपनी कोशिश कर रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग किया जाए, इजराइल अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई इनसे वेपन्स छीने जा सके। हाउ हैव वर्ल्ड एंड रीजनल पावर्स रिएक्टेड, कि रीजनल पावर्स ने कैसे रिएक्ट किया, अगर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं जी, तो रशिया जो है, क्योंकि असद साहब रशिया पहुंचे हैं, उन्होंने उनको असाइलम भी दी, तो उनका भाई हमारे लिए भी ये एक अनसर्टेन मोमेंट थी कि कैसे ये अचानक से हो गया, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया था असद गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी साइड पे ईरान है, ईरान ने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं वहां पे एक पीस डायलॉग हो, लेकिन ईरान को बहुत दुख हुआ होगा, जाहिर बात है इस बात से, क्योंकि ईरान ने भी बहुत बड़ा पैसा यहां पे लगाया था। तो रशिया और ईरान इस टाइम पे जो है वो काफी मुश्किल में है। टर्की खुश है जी, वो एक मेन प्लेयर के तौर पे सामने आया। यूएस की बात करें तो जो बाइडेन तो सपोर्ट करते रहे, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये समझती है कि भाई ये हमारी वॉर नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इजराइल की वजह से शायद ये मुश्किल हो, और मे भी अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते और यहां पे तब भी हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो लेजिटिमेसी नहीं देंगे नई गवर्नमेंट को, क्योंकि बशर असद के खिलाफ थे, तो यहां पे तब भी हालात वैसे ही रहेंगे और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये मजीद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इजराइल जो है उसको अपनी टेंशन लगी हुई है कि अब इनकी क्या पॉलिसी होगी, ठीक है, इसलिए वो अपना जो है वो आगे कोशिश कर रहा है कि जितना हिस्सा कब्जे में आ सके कब्जे में करो। इस टाइम पे जाहिर बात है चीना चिपटी। ईरान भी इस टाइम पे, सॉरी जो इराक है वो भी परेशान है, क्योंकि इराक के अंदर गवर्नमेंट अब उसको भी सपोर्ट कम हो जाएगी और शायद इराक में भी आने वाले दिनों में वहां पे तख्ता चेंज हो जाए। तो ये जो एक पावर बनी रही मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ईरान ने एक पावर बनाए रखी है यहां पे, चाहे वो इराक हो चाहे वो शाम हो, ठीक है, इसी तरह से चाहे वो लिबनान की गवर्नमेंट हो, ये याद रखिएगा इनके ममालिक के अंदर जो है ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस रहा। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे शायद जो है वो सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए नेचुरली सुन्नी राय की वजह से, ठीक है। तो ऐसे में ईरान जो है पीछे जाएगा और ये एरियाज जो है शायद सऊदी अरब के साथ इनके अलायंस या अमेरिका के साथ बने, और यहां पे एक पूरा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। और रशिया जो खींचातानी लगी हुई थी उसको भी क्योंकि बाहर किया गया, तो शायद मिडिल ईस्ट के अंदर हालात डिफरेंट हो जाएं। इस टाइम हम देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन भी इसको वेलकम कर रहा है। तो बेसिकली ये हालात अब आने वाले दिनों में आइडिया होगा कि भाई वहां पे क्या हालात बनते हैं या किस तरह से बनते हैं। तो ये सीरिया के अंदर फिलहाल तक के हालात हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।